LPP चलेगा आज, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? छोटा है ये, सबसे खत्म हो जाएगा जल्दी। नहीं, अभी तो स्टार्ट है ये, इससे ये सेक्शन ए से इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो पढ़ाया है आपको गेम थ्योरी वो सेक्शन बी से, सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन पार्ट जो सेक्शन बी है उससे हो जाएगा। गेम थ्योरी से 2 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, और ये सब सेक्शन ए से। अभी और पढ़ना है, अभी तो सेकंड चैप्टर है। अरे अभी कॉन्वेक्स है, सिंप्लेक्स मेथड है, बहुत सारे चैप्टर है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हाँ, पूरा गेम थ्योरी खत्म। देखो, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वैसे देखा जाए इस चैप्टर का नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। नाम ही से क्लियर है कि इसमें हम लोग को लीनियर, सबसे पहले वर्ड जो आ रहा है वो लीनियर होता क्या है, आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? जैसे क्लास 7th 8th में कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे ना। तो लीनियर मतलब यहाँ एक इक्वेशन से लिया गया है लीनियर वर्ड। जैसे कोई इक्वेशन हम मान लो ऐसे लिखते हैं 2x + 3y + 4z = 9। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में ना इसको अगर जो ऐसे लिखा जाए 3x + 9 = 4, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लोग पढ़े होंगे टेंसर, तो उसमें नोटेशन कुछ अलग हो गया हुआ था x y z का, x1 ऊपर सफिक्स में x2 x3, ठीक है। तो इन जनरल देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है a1 ऐसे लिखा जाए a11 या ऐसे a1x1 + a2x2 + a3x3। ये पावर नहीं बता रहा है, x1 x2 सफिक्स ये ऊपर के है, ये बता रहा है कि अलग वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, ठीक है। x1 एक अलग वेरिएबल है, x2 एक अलग वेरिएबल है, x3 एक अलग वेरिएबल है, xn एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। तो इनमें जनरली होता क्या है, लीनियर का मतलब समझ गए आप लोग कि ये लीनियर इक्वेशन से वर्ड्स उठाया गया है। अब लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज में लिखते हैं, कुछ इक्वालिटी में लिखते हैं। जैसे सॉल्व किए होंगे, बचपन से ही करते आ रहे हैं कि जैसे ऐसे पढ़े होंगे 2x + 4 = मान लो 5, तो इजीली सॉल्व हो गया होगा। क्या करते हैं, 4 को उधर भेजते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट अगर जो यही ऐसे बना दिया जाए 2x + 4 ≤ 5, ये भी आप देखे होंगे। और इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज फॉर्म में है ना। इक्वालिटी नहीं, क्या है, इनइक्वालिटीज में है ना। ऐसे देखे होंगे ना, बहुत से इक्वेशन ऐसे देखे होंगे, ऐसे भी देखे होंगे, इनका अलग सोल्यूशन निकलता है, इनका अलग। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को लिखने के फॉर्म में उसको हम <= में भी लिख सकते हैं, <= और = में भी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये आप लोग बचपन से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब मेनली चीज प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी चीज देखा जाए कि जैसे आप लोग कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई प्रोग्राम जैसे कोई भी चीज अगर जो एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो प्रोग्राम ही की तरह होता है। जैसे तुम लोग के स्कूल के फंक्शन में भी देखते हैं, कहते हैं प्रोग्राम होता है ना, बोलते हैं। या कोई भी चीज़ पार्टिकुलर कुछ भी चीज़ अरेंजमेंट किया जाए एक प्रॉपर ढंग से, तो वो एक प्रोग्राम की तरह अरेंजमेंट हो जाता है। तो इसमें कोई भी एक प्रोग्राम हो, उसको जो प्रोसेस, उस प्रोग्राम को कैसे डिटरमाइन करे, उस प्रोसेस, उस प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को कैसे डिटरमाइन करे, तो वो जो प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने का किसी भी प्रोग्राम को, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मतलब
कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी फंक्शंस हो, उसको कैसे हम डिटरमाइन करें, जो प्रोसेस होता है वही क्या आएगा, प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम इन जनरल वे, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम जैसे इनमें हम लोग जनरली पढ़ना क्या है कि बहुत सारे आप लोग को जो रियल लाइफ में हो रहे हैं, कंपनियां जैसे कोई प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, मतलब कोई कंपनी है मान लो 2 तरह का प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, जैसे मान लो हम लोग जैकेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे पूछेगा कि ये जैकेट 2 टाइप के प्रोड्यूस करता है, एक जैकेट को प्रोड्यूस करने में इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट मिलता है, तो उनको हम लोग इस लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का मतलब प्रॉफिट किस में हो रहा है, किस टाइप के जैकेट प्रोड्यूस करने में कितना हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है और गेम थ्योरी से भी आसान है, लेकिन ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस है इसके बहुत लेंदी आएंगे। क्वेश्चन तो एक ब्लैक बोर्ड में एक क्वेश्चन आ ही नहीं पाएगा 2 बार लिखना पड़ेगा, तो बहुत ही आसानी से है। सबसे पहले हम जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डिफिनेशन लिखवा देते हैं, आसान है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखो तुम लोग, लिख लो। उसको 3 बजे से पढ़ना था। क्या नाम है उसका, अमृता। तीन बजे बोल रही थी ना क्लास करने के लिए। लिखिए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हो गया। चैप्टर का नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर जो वर्ड्स उठाया गया है वो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे टेंशन रोटेशन में, कंफ्यूज नहीं होते होंगे? अभी ये भीगा हुआ है। चलो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वही चैप्टर का नाम है, वही हेडिंग डाली है, ठीक है, हो गया इतना। लिखो लीनियर फॉर्म मीन्स ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए नीचे ही सफिक्स लगा देते हैं। a1x1 plus a2x2 plus a3x3 dot dot expression of the type a mathematical linear form means a mathematical expression of the type this a1x1 plus a2x2 plus dot dot an xn। हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आसान है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद इसका। प्रोग्रामिंग मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ऐसे, प्रोग्रामिंग मीन्स, सब क्लियर करवा दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, हाँ प्रोग्रामिंग मीन्स the process of determining a particular problem, कोई एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको जो प्रोसेस होगा उसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो वही आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, क्लोज। अब नीचे से लिखो लाइन, नीचे लाइन से, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इंक्लूड ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इंक्लूड ए सेट ऑफ, हाँ SET, सेट ऑफ साइमल्टेनियस
linear equation. A general linear programming problems include a set of simultaneous linear equation. हो गया, inequalities कॉमा करके inequalities, equation कॉमा inequalities which represent the condition of the problem, which represent the condition of the problem and कहाँ तक लिखे, which represent the condition of the problem and linear function which express the objective function, which express the objective function of the problem and non-negative restriction. Non-negative restriction कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। अभी तुम लोग को लिखवाएंगे ये सारी चीज़ें, यहाँ दिखाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, RESTRACTION, रिस्ट्रिक्शन हो गया। देखो होता क्या है जनरली, आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक एक जो वर्ड्स हम कहाँ से लिखा रहे हैं सब समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आए हैं उनका तो आज छूटेगा, क्योंकि आज ज़्यादा पढ़ लेंगे हम लोग 2 ही घंटे में। देखो जैसे अभी क्या है ना कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम पहला इक्वेशन मान लो ऐसे लिख रहे हैं, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस डॉट डॉट A1n xn। इसको हम लेस इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये लेस इक्वल टू ग्रेटर और पर ये इक्वल और एक ग्रेटर इक्वल। मान लो कोई एक कांस्टेंट b1 है, सपोज b1 है, ठीक है। ऐसे कोई होगा दूसरा इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरा जो लिखेंगे क्या होगा जी, A21 x1 प्लस A22 x2 ये B2 होगा, कोई दिक्कत। और A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A3n xn, ये तीनों एक साथ लिया जा रहा है सिंबल, ठीक है, जहां जैसे यूज होगा। ये बीच वाला क्या है इक्वालिटी, और ये साइड वाले दोनों क्या है इनइक्वालिटी। ऐसे डॉट डॉट AN1 होगा, क्यों xn प्लस AN2 x2 प्लस डॉट डॉट ANN xn BN, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इसमें कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 डॉट xn, n वेरिएबल का इक्वेशन है ना, और कितने इक्वेशन n होंगे, और इधर के सारे क्या होंगे b1 b2 b3 bn, ये सारे कांस्टेंट होंगे। ऐसे A111 A वाले सारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो देखना ध्यान से, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग पढ़े ही होंगे कि जनरली देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका डिफाइन करते हैं, तो तब हम इसको मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लो कोई भी कंपनी है या कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर मान लो 2 तरह का प्रोडक्ट आपको बना रहा है, ठीक है, 2 तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। तो सपोज करो कि जैसे मान लो एक कंपनी 2 टाइप हैट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, पहनने वाला टोपी। तो मान लो पहला वाला टोपी वो प्रोड्यूस किया 500 और ये वाला 600, मतलब फर्स्ट टाइप का जो हैट प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्वांटिटी कितना है 500, और ये टोटल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 600। मान लो कि ये प्रॉफिट हो रहा है। सपोज कर लो पहला वाला जो टाइप टोपी है हैट है उसमें 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, और दूसरे वाले कितना 600।
तो हम मान लेंगे जो पहला वाला जो है तो वो टाइप ऑफ x1 है और दूसरा क्या है x2। तो जो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे क्या होगा 500 x1 प्लस 600 x2 होगा कि नहीं, ये टोटल प्रॉफिट। तो जो कोई भी प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है जनरली, ये जो n वेरिएबल लिखे हैं देखना ध्यान से, अभी बता दे रहे हैं, z इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट डॉट cn xn। xn देखना ध्यान से, इसी z को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। c1 क्या होगा, जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम आएगा ना, अरे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो जो c1 होगा वो क्या होगा फर्स्ट कॉलम, और c2 क्या होगा सेकंड कॉलम, ऐसे cn क्या होगा nth कॉलम। ठीक है, x1 x2 ये सारे वेरिएबल हैं, डिसीजन वेरिएबल, ये मतलब अभी वेरिएबल हम लोग जानते हैं n वेरिएबल के इक्वेशन है। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो z को बोलेंगे क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ai bi सारे क्या हो गए कांस्टेंट, और x1 x2 xn जो बोलेंगे उनको डिसीजन वेरिएबल। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन जो लिखवाए हैं कि जो सारे वेरिएबल होंगे वो सारे क्या होंगे ग्रेटर देन 0, ये जो सारे वेरिएबल लेंगे वो सारे क्या होंगे ग्रेटर देन 0। तो इन्हीं को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि सारे जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे ग्रेटर देन 0। तो लिखो आगे, वही सब समझ में आ जाए। तो z को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, अभी लिखवाएंगे आप लोग को। लिखना द लीनियर फंक्शन, उसके हाँ उसी में आगे, द लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, द लीनियर फंक्शन which is to be optimized is called the objective function, and the condition of the problem expressed as simultaneous linear equation, are inequalities is called constraints, con, देखना इन सारे को मार्क्स करना जो वर्ड्स बोल रहे हैं, नहीं constraints हो गया। ए जनरल लीनियर लिखो उसके नीचे से, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड मैथमेटिकली एज, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ये देखना आप ध्यान से। कैन बी ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड STAT मैथमेटिकली एज। ये देखो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं ना, देखो ये इधर देखो A11, ये जो सारे इक्वेशन लिखा गया है चाहे वो इक्वालिटी चाहे इनइक्वालिटी फॉर्म में, इन्हीं को बोलते हैं क्या कॉन्स्टेंट्स। ये जो सारे इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। Z क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और x1 जो ग्रेटर है ये क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये नेगेटिव होंगे नहीं ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, याद रहेगा ना। कॉन्स्टेंट्स, ये सारे जो इक्वेशन लिखा गया है वही कॉन्स्टेंट्स होते हैं।
चलो लिखो, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड मैथमेटिकली एज, हो गया। लिखो, टू फाइंड x1 कॉमा x2, टू फाइंड x1 कॉमा x2, टू फाइंड x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn विच ऑप्टिमाइज ये लिखना z इक्वल टू विच ऑप्टिमाइज z इक्वल टू C1 प्लस इक्वेशन फर्स्ट, विच ऑप्टिमाइज खाली ये लिखना z इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट डॉट Cn xn, हो गया। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन और कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्टेड नीचे से लिखना, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन और कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन और कॉन्स्टेंट्स, हो गया। ये सारे लिख लेना, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसको लिख के इक्वेशन सेकंड, ये सारे यही तो है कॉन्स्टेंट्स बोले हैं। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन बोला जाए या कॉन्स्टेंट्स बोला जाए तो यहां तक लिखो और इसको इक्वेशन सेकंड मानो। काफी आसान है, अभी कुछ है नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज है। क्वेश्चन इसके बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान। थोड़ा सा लैंग्वेज तुम लोग को दिक्कत करेगा, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कहाँ और लोग गायब हो गए हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत रेडी थे कि आएंगे, कल आने दो सबको। खैर नहीं सबकी, हाँ पार्वती कहीं गई है, वो कह रही थी 3 बजे से करने के लिए। मैम से बोल देंगे कि किसी को भी वीडियो मत प्रोवाइड कराइएगा। हाँ हाँ हो गया। यहाँ तक लिखे आप लोग an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn, कोई दिक्कत? आप पूरा लिख लिए हैं, कोई दिक्कत किसी को? उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मन करेगा। ये तो हम सिंपल n1 n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख लिए हैं। आप लोग चाहते हैं तो ये जो हम लोग m क्रॉस n बना सकते हैं ऐसे। a11 सही है, इसको मान लेना am1 और am2 और ऐसे भी हो सकता है ना, मान लो 3 क्रॉस 4 के हो जाए तो उसके लिए bm मान लेना, bm मान लेना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अरे am है जी, 3 कहाँ होगा? n वेरिएबल और टोटल कितने? m इक्वेशन, ठीक है। देखो और नीचे लिखना है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नीचे लिखना उसके आगे एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे? x1 ग्रेटर देन 0। बस इसमें कुछ करना नहीं, तुम लोग को सीखना है कि जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या क्या है, उनका मीनिंग क्या क्या है, बस, क्योंकि हम लोग को काम आएगा ये। हो गया। इक्वेशन नंबर 3 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को इक्वेशन नंबर 3 बस सीखना है कि क्या क्या है। अब फिर से बता दे रहा है आप लोग को क्या क्या लिखना है। 0 है, बहुत आसान है। देखो जो पहला इक्वेशन लिखा है z इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn xn, वो क्या बताता था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
और ये जो सारे इक्वेशन लिखा है इसी को बोलते हैं चाहे सब्जेक्टेड टू कंडीशन या कॉन्स्टेंट्स। क्यों, कोई दिक्कत इसी को। और x1 x2 xn जो n वेरिएबल है इसी को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, चाहे वेरिएबल होगा चाहे उसी को एक नया नाम दे दिया गया डिसीजन वेरिएबल। और ये जो कंडीशन लिखे हैं ना, मतलब कंडीशन क्या कर दिए हैं कि जो सारे वेरिएबल होंगे वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स, डिसीजन वेरिएबल और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। इस पूरे कंडीशन को नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। मतलब हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, या तो होंगे 0 या तो 0 से बड़े। तो इनको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये जो सारे इक्वेशन लिखा गया है उसे या सब्जेक्टेड टू कंडीशन बोले या कॉन्स्टेंट्स बोले, ठीक है। और जेड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और x1 x2 xn को अलग अलग जो लिखे हैं वेरिएबल उसे डिसीजन वेरिएबल। समझ में आ गया, बस यही समझना था। लिखो आगे, वेयर ऑल ए आई जे, ये वेयर ऑल ए आई जे एस, ऐसे समझ में आ रहा ना इसका मतलब। ये जो A11 लिखा है ए आई जे एंड, हो गया। वेयर ऐसे लिख लेना, वेयर ए आई जे और सी जे एस बी आई, ऐसे बी जे एस लिख लेना, ऐसा ही है। बी, एक मिनट, हाँ सही है सही है। ए आई जे एस और सी जे एस एंड बी आई एस। इधर देखो इसका मतलब क्या है, जे क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है। तो कितने कॉलम है इस मैट्रिक्स में, m रो n कॉलम। कितने कॉलम होंगे, n कॉलम होंगे। तो j कॉलम होगा और i क्या है, रो है। तो कितने रो होंगे, m रो। तो इसीलिए यहाँ i लिखा गया है। i मतलब m बता रहा है, i कहाँ जाएगा, m तक, और j कहाँ जाएगा, n तक। तो ये जो सारे ai होंगे वो a1 a2 होंगे, और cj c1 मतलब पहला कॉलम इस मैट्रिक्स का, और b1 मतलब ये सारे कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखो where all a I j s c j s b I s are constant, and x j s and x j s, j क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि j कहाँ तक वेरी करेगा, n तक। तो इसीलिए वेयर एक्स जे एस, ध्यान से तुम लोग जो लिखना है, आई जो है वो बता रहा m को और जे जो बता रहा वो n तक, ठीक है। तो एक्स जे एस आर वेरिएबल, क्यों, ये सारे वेरिएबल होंगे ना। इसका मतलब क्या, x1 x2 xn ये सारे वेरिएबल होंगे। यूजली कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, यूजली कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ये जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसको हाईलाइट कर लेना, कांस्टेंट, डिसीजन वेरिएबल, इसको सारे हाईलाइट कर लेना। डिसीजन वेरिएबल चाहे ब्लैक पेन से लिख लेना, उसको हाईलाइट करो, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो जेड, ऐसे जेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना और हाईलाइट कर लेना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे हाईलाइट कर लेना। हो गया। ऑफ द LPP एंड BIS, ये देखना ध्यान से, ये जो BIs होंगे, ये जो B1 B2 होंगे ना, वो कभी भी नेगेटिव में, कोई भी LPP लिखेंगे तो ये सारा कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेगा। अगर जो नेगेटिव रहेगा तुरंत माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव करना है हम लोग को। तो लिख लेना वही कि एंड BIs कैन नॉट बी नेगेटिव
हो गया। इसका मतलब समझ जाओ, जैसे इन जनरल ऐसे देखो, कोई इक्वेशन ऐसे मिल जाए 2x + 3 लेस इक्वल टू -3, तो ये गलत है। इसको क्या करो, तुरंत माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -2x -3, ये तुरंत इक्वलिटी चेंज होगा। तब इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो BI लिखना है आपको, जो B1 B2 वो सारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को सब पता चल गया सारे टर्म। क्यों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं बताओ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, Z से। और x1 x2 xn क्या है? डिसीजन वेरिएबल। हाँ, वेरी गुड। और कांस्टेंट्स क्या है? हाँ, वेरी गुड। क्यों? सबको पता चल गया ना एक एक टर्म। और ये जो सारे BIs होंगे वो कभी भी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, इतना बस। चलो नेक्स्ट आगे उसके, द कंडीशन गिवन इन सेकंड, द कंडीशन गिवन इन सेकंड, ये सारे कंडीशन इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वही लिखना है। द कंडीशन गिवन इन सेकंड, और गिवन इन सेकंड इक्वेशन सेकंड, क्या समझ ली दीपांजलि तुम लोग को आज कुछ दो को टेस्ट है ना, तो शायद 2 को क्लास रहेगा कि नहीं? चलो चलो, खिला देंगे। पैसा वैसा निकालने आता है ना ATM से? हाँ चलो, कहाँ तक लिखे आप लोग? हम लोग तो भुलवा दिए हमें। कब आए हो तुम लोग? मतलब लेट नहीं हुआ ना हमसे ज़्यादा? क्या करें, इधर देखो। सबसे पहले ये सब समझ गए ना, बस हम लोग को बस खाली टर्म समझना है, क्योंकि एक एक जो टर्म हम लोग लिखे हैं वो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जो आज नहीं है उनका नुकसान किया जाए किसी तरह, ठीक है? नहीं, मैम से बोलेंगे कि वीडियो ना दे, क्योंकि वैसे भी पार्टिकुलर हम सोच रहे थे कि अगर जो मतलब कुछ लोग तो कह रहे थे कि शायद आप रहे, तो हम कहे ठीक है, तो मान लो कह रहे हैं कि नहीं तो फिर आना चाहिए ना सबको। छूट गया, चलो कोई बात नहीं, नुकसान करना है उन लोग का। लिखो, कहाँ तक लिखे आप लोग? एन इक्वेशन, हाँ, सेकेंड आर कॉल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कॉन्स्टेंट्स ऑफ द LPP, CONSTRAINTS ऑफ द LPP। इतना क्लियर वीडियो में ही कर देना, तो वीडियो देखने तो सब समझ जाएंगे सबको। तुम लोग को समझ में आ गया ना एक एक वर्ड्स क्या क्या है? कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल किसे कहते हैं, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोई दिक्कत किसी को? चलो, इक्वेशन सेकंड जो है, देखो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इक्वेशन सेकंड जो है उसे कॉन्स्टेंट्स ऑफ LPP, एंड इक्वेशन थर्ड क्या होता है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। वही लिखो, इक्वेशन थर्ड या कंडीशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड या कंडीशन थर्ड इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ LPP, ठीक है? बस देखो जो समझाए उसी को लिखवा दिए हैं ताकि तुम लोग एक बार खुद पढ़ के समझ जाओगे। कोई दिक्कत? कहीं कोई ऐसा है कि जो समझ में नहीं आया? सब समझ में आ गया ना? अब देखो ध्यान से, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो तुम लोग देखो ध्यान से, जब इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, A11 A12 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, A1n
A21 A22 और ये कहाँ तक जाएगा AM1 AM2 और डॉट डॉट क्या ये MN। कोई दिक्कत? और इधर वाला भी मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे, तुम लोग मत लिखना, अभी समझा रहे तुम लोग को खाली। और इधर जब लिखेंगे जी तो क्या आएगा B1 B2 डॉट डॉट, कोई दिक्कत? BM तक जाएगा ना, M तक तो है, M सही है ना। अब देखो ध्यान से, अब एक मिनट इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। अब बताए थे जो फर्स्ट रो को उसको क्या बोलेंगे, अरे सॉरी यहाँ ये वाला मिट गया है, एक मिनट, यहाँ एक्स भी रहेगा ना, तुम लोग देखो ध्यान से। तो AMN और ये क्या होगा X1 X2 कहाँ तक XN और ठीक है ऐसे। अब देखो ये जो पहला रो होगा उसको C1 बोलते हैं ना, और इसको C2, ये क्या होगा N होगा ना, N कॉलम है इसमें, कितने M रो N कॉलम है। और ये क्या होगा देखना ध्यान से, X1 X2 डॉट डॉट XN और ये क्या होगा B1 डॉट डॉट BM M जो भी। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा C1 X1 मिलेगा ना, C2 X2 मिलेगा, CN XN मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं? हाँ वही स्मॉल ही होगा भाई। देखो ध्यान से, ये X1 लो X2 XN, देखना ध्यान से। तुम लोग अगर जो लिखना चाहो तो लिख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस डॉट डॉट CN XN, और वो क्या है Z है ना, Z है ना। तो ऐसे ये तुरंत Z आएगा तो Z इक्वल टू CX लिख सकते हैं, और ये क्या होगा लेस इक्वल टू कैपिटल B या कोई और एक नया नाम दे देते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे सिंगल फॉर्म में होगा कि नहीं, हो गया कि नहीं। Z C ये मान लिए और एक कैपिटल X मान लिए और B को कैपिटल A मान लिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और Z कैसे आया, क्योंकि ऐड करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखे थे ऊपर C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस CN XN आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लो, एक मिनट रुक जा। हो गया ना, समझ में आ गया सबको? चलो अभी पहले लिख लो इसको, कैपिटल B ना स्मॉल b लेके चलें, क्योंकि तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जा। B मतलब B1 B2 BN, ठीक है, BM। देखो बुक में ये सारा नहीं लिखा है, लेकिन हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं ताकि पता चल जाए, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लिखो पहले थोड़ा सा, एबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एबव, हाँ उसी में, एबव linear programming problem may also be state above linear programming problem may also be states in matrix form as follows, हो गया। to find देखना ध्यान से, to find x इक्वल टू, ऐसे लिखना है जो लिखवा रहा है, to find x इक्वल टू x1, ये सारे स्मॉल में है, XN, ये सब उसके वजह से करना पड़ रहा है, बिरजू की वजह से।
काजल समझ में आ रहा है ना? कैपिटल एक्स बराबर x1 x1 x2 मैट्रिक्स टू फाइंड x इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है। विच ऑप्टिमाइज z इक्वल टू cx, विच ऑप्टिमाइज z इक्वल टू cx। अच्छा नहीं लिखा, हाँ लिख लो विच पहले लिख लो, ये इसके बाद लिखना है। ये कहाँ तक लिखे हो तुम लोग? हाँ लिख लो, उसके बाद में लिख लेना, ये लिख लो z इक्वल टू सी एक्स। यही सी पता है ना क्या है, सारे कॉलम को ऐसे लिखा गया है, ठीक है। लिख लो भाई, लिख लो तुम लोग ताकि समझ में आए। क्या पूरा लिख लो? हाँ और क्या, कैसे आया ये पता होना चाहिए ना। जैसे बुक में डायरेक्ट दिया है और टीचर भी जो पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट लिखवा देते हैं, समझाते नहीं है कहाँ से आया। दीपांजलि तुम्हारा गिरा है? तुम अभी वहीं से आती हो, हड़ावा फाटक से ही? तुम भी वहीं से आते हो? दोनों लोग साथ आते हो क्या? मैं जहाँ मेरा रूम वहाँ था, जहाँ वो क्या बोलते हैं, फाटक नहीं है, फाटक के अंदर गली गई बस वहीं पे ही। हाँ हॉस्टल था बस। तो लोकल जगह रहेंगे। हाँ अब चेंज कर दें। बड़ा दूर पड़ जाता था ना यूनिवर्सिटी। तुम लोग तो ऐसे आते होगे बक्सीपुर से, खूब भीड़ में से। क्यों? हम आते थे, मेरा हाथ दर्द करने लगता था बाइक चलाते चलाते। अब तो इधर से बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि रुक रुक के एकदम चलाना पड़ता है। और मेरे बाइक के जो हैंडल है ना वो अंदर से फिक्स है, वो जैसे और बाइक को क्या होता है उसको कहीं मोड़ उड़ सकते, इसको नहीं मोड़ सकते, इसलिए दर्द करने लगता था कलाई पूरा। विच ऑप्टिमाइज हो गया? हाँ उसको घेर लेना कहीं, वो समझने के लिए है तुम लोग को, उसको पूरा घेर लियो। देखो z इक्वल टू सी एक्स लिखना था, ये खाली समझने के लिए तुम लोग को कहाँ से आया है। लिख भी सकते हो, ऐसा बात नहीं है, बट तुम लोग को समझने के लिए कि कैसे आया है। क्या गया, एक मिनट, हेलो क्लास ले रहे हैं अभी? हाँ मैम कॉल की थी अभी 4 बार। देखो ध्यान से, ये बस आप लोग लिख भी सकते हैं, देखना ध्यान से। तो C क्या है, वो सारे जो n कॉलम होंगे उनका C इक्वल टू क्या होगा, C1 C2 Cn, ठीक है। विच ऑप्टिमाइज टू z इक्वल टू cx लिखिए ना, उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। ये जो पूरा मैट्रिक्स हम क्या मान लिए, A, पूरा मैट्रिक्स को कैपिटल A मानेंगे और इसको क्या माने थे, x, तो ये सब्जेक्टेड टू कंडीशन क्या होगा, B होगा कि नहीं? तो सब्जेक्टेड टू कंडीशन Ax लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल टू B हो गया। एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा जी, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x क्या माने थे, x1 x2 xn, तो नॉन नेगेटिव एंड लिखना उसके नीचे, एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x ग्रेटर देन 0, एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल भी रहता है। कंडीशन या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x, ये x ग्रेटर इक्वल टू 0,
अब हो गया ना। अब लिखो वेयर, जहां आप बताने जा रहे हैं कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत? देखना ध्यान से, एक मिनट, हो गया। वेयर देखो ना ध्यान से, वेयर सी इक्वल टू क्या होगा, वही लिखना C1 C2 Cn। ए इक्वल टू क्या होगा, पूरा ए मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, बस यही लिखना है। लिखो वेयर, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn, हो गया। एंड c इक्वल टू, एंड c इक्वल टू दिस, c इक्वल टू C1 C2 Cn मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। c इक्वल टू ये लिखना C1 C2 Cn, हो गया। a इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स बना लो, दिस इक्वल टू ये मैट्रिक्स पूरा, खाली मैट्रिक्स भर लिखना, ठीक है। एंड a इक्वल टू, ये तो तुम लोग खुद से लिख भी सकते हो, निधि कॉपी लाई हो, चिपका लोगे जाके घर पे। तुम वैसे करोगे तो तुम्हारे घर पे बात करना पड़ेगा, देख रहे हैं। हाँ, नंबर दो अपने गार्जियन का, हम बात करते हैं। पढ़ाने भेजते हैं कि चिपकवाने भेजते हैं, ऐसे हो गया। इधर देखो कहाँ तक लिखे, a इक्वल टू हो गया ना, मैट्रिक्स पूरा लिख दिए। एंड b इक्वल टू ये लिखना, b इक्वल टू ये जो b है b1 b2 bm, स्मॉल b कैपिटल b लिख दियो क्या तुम, स्मॉल b लिखना है ना, स्मॉल b इक्वल टू b1 b2 bm। तो सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? क्यों, क्या हुआ? नहीं लेना है क्या तुमको? हाँ? क्यों? देखो ध्यान से, ये हो गया, कोई दिक्कत? वैसे भी हमको नोट से पढ़ाने, हम बुक से ही पढ़ाएंगे, बट क्या है देखो, इनके मतलब नोट्स किसी का भी हो उसमें भी इनकम्प्लीट है, बट ये सारी चीज़ें कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको आप लोग समझने के लिए किए हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा लैंग्वेज तुम लोग को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले ही बता रहे थे कि OR अपने आप में बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत टफ भी, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं लैंग्वेज ऐसे यूज होंगे जिसको, तो उसको लिए आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे डोमिनेंस रूल, आपका सेटल पॉइंट वाला 1-2 क्वेश्चन करोगे ना, तो प्रैक्टिस बन जाएगी कैसे कैसे स्टेप लिखना है। तो ऐसे LPP में भी फॉर्मुलेशन करेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे फॉर्मुलेशन करना, कैसे लेट करना है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम पढ़े हो, वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़े हो, क्लास 9 12th में रहता है ना, कहता है कि सम ऑफ 2 नंबर इतना, या दादा का एज इतना, बेटवा का एज इतना, ऐसा पढ़े हो कि नहीं? तो कहता है मतलब भाई का एज इतना, उसके दादा का एज इतना, तो इतना एज निकालो, तो मानना पड़ता है कि नहीं? हाँ, वो सब ऐसे इसमें करना है, बहुत बेकार लगता है ना। यहाँ पल्ले पड़ेगा, यहाँ बहुत आसान है, वही सब करना है। इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे, खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ तक हो गए, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको देखना ध्यान से, वेयर फिर लिखना, ए को ऐसे, ए को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? इसको मिटाएं, ये जो मैट्रिक्स होगा वो कितने क्रॉस कितने का होगा, m क्रॉस n, और C जो होगा वो क्या होगा, C मैट्रिक्स, C भी एक मैट्रिक्स है ना, ये कितने क्रॉस कितने का था, 1 क्रॉस n नहीं था, और x क्या था, n क्रॉस 1 का, और b क्या था,
तो लिखो फिर से वेयर ए जो मैट्रिक्स है ए, अभी करवा रहे हैं कुछ, हाँ मैथमेटिकल का लिखेगा जो, देखो इसका कहेगा व्हाट इज द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ GLLPP या LPP, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP। तो जो मैथमेटिकल मॉडल, हाँ वही, क्या हुआ ज़्यादा बड़ा है क्या? ऐसे आएगा मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पूछा गया कितनी बार? 2010 और भी बार पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया है, ऐसे मत उसको छोड़ना, तो पूरा लिखना है जितना करवाए हैं। हाँ समझ में आ गया कि नहीं? तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ गए हो? बस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे। लिखो वेयर AIJMAN, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी तुम तो इतना डर गई, अभी देखना इसका क्वेश्चन देख देख कैसे होगा तुम लोग। हो गया? एंड सी और B और एक लास्ट में क्या निकलवाए थे? X। A को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, C को प्राइज वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइज वेक्टर। लिखो PRICE, एक नया नाम दे रहे हैं, प्राइज वेक्टर, ठीक है। B रिक्वायरमेंट वेक्टर, इसे प्राइज वेक्टर बोलते हैं, और ये रिक्वायरमेंट वेक्टर। और ये क्या होगा बताए थे? वेरिएबल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको वेरिएबल वेक्टर बोलते हैं, या डिसीजन वेरिएबल वेक्टर। ये कंप्लीट हो गया बस। मैथमेटिकल तुम लोग लिखे नहीं हो क्या? जनरल LPP जो डिफिनेशन लिखे हो, खाली हेडिंग ये लिखे हो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके नीचे लिख लेना। लिखो, थोड़ा जगह है क्या? थोड़ा सा ऊपर ही लिख लो, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तब भी तुम लोग खाली मैथमेटिकल फार्मूलेशन, FORMULAT है, फार्मूलेशन ऑफ लीनियर। तुम्हारी राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है जी। दीपा नाम है क्या? कोई दिक्कत? थोड़ा सा आराम कर लो। कितना टाइम हुआ? हाँ क्वेश्चन कराते हैं, छोटा है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 बार लिखना पड़ेगा पूरा ब्लैक बोर्ड में। तो हम सोच रहे हैं कि बोल दें। हाँ शायद हम तो जानते हैं कि LPP का जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा 5 पेपर में LPP से कितना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन की बात किया जाए टेबल, तो सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबल होगा ना, ये ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ेगा, ये ब्लैक बोर्ड का 2 हिस्सा जोड़ेंगे तब जाके एक टेबल बनेगा, और इसमें एकदम छोटा लिखाएंगे तब भी नहीं होगा। तो हमको तो लग रहा बड़ा दिक्कत होगा LPP पढ़ाने पे इस पे, लेकिन देखते हैं, कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? कितना का आता है? 1300 रुपये का आता है पूरा, यहाँ तक बड़ा 1300 का बोल। हाँ हो जाएगा मोबाइल से, अरे थोड़ा और इसको दूर किया जाएगा, बीच में शिफ्ट किया जाएगा, तो इससे क्या होगा ना कि पूरा मोबाइल कवर कर लेगा। ऐसा नहीं, चौड़ाई तो सही है, बस इतना। यूनिवर्सिटी जो पढ़ता है, यूनिवर्सिटी देखे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ से लेके इतना बड़ा, और लंबाई चाहिए। चौड़ाई कम रहे सही है, लेकिन इसका थोड़ा लंबाई होना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि मोबाइल में पूरा फिक्स हो जाता है, तो थोड़ा और दिखने में अच्छा लगता है। इस चीज़ को मैं पहले ही बोला था, बट कोई नहीं। चलो नोट में लिखो NOTE। नोट लिखो, इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग
in a general linear programming problem, in a general linear programming problem, in a general linear programming problem, it is assumed that, इधर देखो, ये भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ना कि जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसमें कितने रो है, m रो है, n कॉलम है, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ लिखवा रहे हैं कि कोई लीनियर जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो उसमें ऐसे भी इक्वेशन या सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो सकते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो वही चीज़ लिखवा रहे हैं। इन ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इट इज अज्यूम दैट नंबर ऑफ रो in a coefficient matrix is equal to the number of column. Number of row in a coefficient matrix in a number of row in a coefficient matrix is equal to number of column. हो गया? देखना ध्यान से, बस छोटा सा एक फॉर्मुलेशन ऑफ नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इन एलपीपी। ये भी पूछा गया 2011 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2011 में और भी पूछा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इन एलपीपी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। या फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन एलपीपी ऐसे लिख लेना, फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम of a problem in LPP, ठीक है। फॉर्मुलेशन इन एलपीपी वो भी सही था, बट हम लोग जो भी प्रॉब्लम मिलेगा उसका कैसे फॉर्मुलेशन करेंगे देखना ध्यान से। पहला 3 स्टेप में करना है। स्टेप पहले लिखो, उसमें द मेन स्टेप हाँ लिखो उसी में, द मेन स्टेप टू रिप्रेजेंट ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर एज फॉलोज। या इन सिंबल लिखना, एक सेकंड, क्या लिखे हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गया, इन सिंबल आर एज फॉलोज। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग दिया जाए एलपीपी, उसको हम लोग सिंबल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 3 स्टेप में है, कुछ है नहीं, स्टेप पूछा गया, ये पूछा गया थोड़ा सा, बस छोटा सा है, हाउ टू राइट फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन एलपीपी, ठीक है। तो यही तुम लोग को लिखना पड़ेगा। स्टेप पहला स्टेप लिखो, 2 लाइन का है। आइडेंटिफाई पहला स्टेप, identify to the unknown variable to determine and represent symbol to them। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया रहेगा, जैसे कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो, जैसे कह दिया जाए कि राम्स एज इज ट्वाइस एज हिज एल्डर ब्रदर,
तो हम इल्डर ब्रदर का मान लो श्याम नाम है, तो हम मानते हैं कि लेट द एज ऑफ श्याम बी x, देन राम का एज क्या होगा 2x होगा अकॉर्डिंग। तो जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि अननोन क्या मानना है। समझ में आया? पहला स्टेप यही कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अननोन क्या माने, क्या लेट करे, तो प्रॉब्लम देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि इन ए रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल अगर जो बात किया जाए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी x, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होगा x + 30। कोई दिक्कत? तो जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग को अननोन को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल द रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट्स। सेकंड स्टेप लिखो, identify all the restriction or constraints in the problem and express them as linear equation, or inequalities, linear or inequalities of variable। देखो जैसे सपोज कोई भी, इधर देखो, जैसे हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम में ही देखते थे ना, कोई भी देखो ध्यान से, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो हम लोग पहले अननोन को ढूंढ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो उनके बीच कुछ रिलेशन होगा। ये मान लो हम कहें कि सपोज कर लो x किसका, अगर जो एक क्वेश्चन कहें कि राम एज इज ट्वाइस एज द एज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर श्याम, ठीक है, तो कुछ भी जो देखो ध्यान से, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा जो x किसका एज है, श्याम का है, तो राम का एज क्या होगा 2x होगा। तो कुछ एक रिलेशन उनके बीच में मिल रहा है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स दिया जाए उसको हम लोग अननोन आइडेंटिफाई करने के बाद जो कंडीशन लिखेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, वो इक्वालिटी में भी हो सकती है या इनइक्वालिटी। जैसे कहें कि तुम, जैसे बिरजू है और अभिषेक है, जो भी अखिलेश और अभिषेक कहें कि दोनों लोग एक काम कर रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहे हैं, उन लोग का एक दिन का जो अर्न है, हम कह रहे हैं कि अभिषेक का जो अर्न है पर डे, मान लो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 500, मतलब मिनिमम कहा जाए 500 कमाता है, ठीक है। और देखो ध्यान से, एक जॉब कर रहा है, मान लो कोई भी, और ये बिरजू जो है वो कह रहे हैं 1000 कमाता है मिनिमम एक जॉब के थ्रू। तो मान लो एक दिन में 2-3 जॉब, 4 जॉब डन कर रहे हैं, तो लेट द नंबर ऑफ जॉब ऑफ अभिषेक बी x1 एंड लेट द नंबर ऑफ जॉब बी बिरजू बी x2, ठीक है। तो जो x1 जॉब हो रहा है, जॉब डन हो रहा है अभिषेक के द्वारा, वो देखना ध्यान से क्या होगा कि जो अर्न देखा जाए अभिषेक का, तो कह रहा कि मिनिमम 500, मतलब मिनिमम मतलब समझ रहे हैं कि जो अभिषेक कमाएगा वो मिनिमम 500, उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो उस केस में जो आएगा वो क्या आएगा, इनइक्वालिटी आ गया कि नहीं है। ऐसा लिखा जाए कि एग्जैक्ट 500 कमाता है तो इक्वल टू हो जाएगा अर्न, टोटल अर्न अभिषेक, और कह दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 कमा पाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम लिखा जाए तो अननोन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो इनइक्वालिटी में भी हो सकता है, इक्वालिटी में हो सकता है। कोई दिक्कत? कितना कमा लेते हो अखिलेश? 1000 रुपये कमाते हो तुम तो एक जॉब का। और वैसे भी होता है, ये रियल फैक्ट है। यहाँ के जो कमाने वाले एक दिन में 2-2, 3-3 जॉब पकड़ते हैं, कमाते हैं।
थर्ड स्टेप। मेरा तो एक ही जॉब है। हाँ कौन सा 3? हाँ हाँ वो तो है, 3 नहीं 4 सोर्स है। एक ऑनलाइन भी है मेरा, ऑनलाइन इनकम ज़्यादा करते हैं हम, ऑफलाइन नहीं। घर बैठे, चलो तुम लोग नहीं जानोगे। स्टेप थर्ड, तुम लोग तो देख रहे हैं मेरा सारा पोल ही खोल दोगे, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, लिखो हाँ स्टेप थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम। तुम लोग से कौन सा बोला ये सब करने के लिए कि क्या होता है? चलो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम, पता नहीं कहाँ तक वीडियो जाएगा, वायरल होगा। वैसे भी हमारे पता चल गया है। नहीं ऐसा थोड़ी, मतलब अभी हम बाद में बताएंगे जब वीडियो एंड होगा तब। लिखो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम एंड रिप्रेजेंट इट आल्सो। हाँ एम नहीं एम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम एंड रिप्रेजेंट इट आल्सो एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल, एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव और एम एंड रिप्रेजेंट इट आल्सो एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ अननोन वेरिएबल। ठीक है, देखो ध्यान से, आप लोग को 5 मिनट के लिए ब्रेक दिया जाता है, आप लोग कुछ पानी में पी लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ